नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आपको ये पता ही होगा कि मैं आपको NIOS की माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो NIOS के माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं या फिर किसी अन्य हिंदी माध्यम बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं। तो आप हमें कमेंट भी लिख के ज़रूर भेजिएगा, अपने सुझावों में भेजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक स्क्रीन पर नंबर भी डिस्प्ले करा रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है ये। इस नंबर पे आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। और कोई भी टॉपिक से या किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी अगर आपके मन में परेशानी आ रही है, उस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो वो आप हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा। जितना भी होगा हम आपका मदद करने का प्रयास करेंगे। तो मैं अब आज की वीडियो प्रारंभ करती हूँ। और पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। और लास्टली मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक जो बताया था वो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, अब जब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन का मैं एक दैनिक जीवन में उदाहरण देना चाहूँगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीकरण का उदाहरण दीजिए, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया का उदाहरण अपने दैनिक जीवन में दिखाइए कहाँ पर होता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड दो टॉपिक है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण यानी कोलिजन, जब कोई धातु अपने आसपास से अम्ल यानी एसिड, नमी तथा हवा मीन्स ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तब वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। या फिर ये कह सकते हैं कि अवांछनीय यौगिकों जैसे कि ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, धातु के में ये परिवर्तित होने लगती है। तो इसी क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। चांदी का आभाहीन होना, मतलब उसका कलरलेस होना, काला पड़ना। और तांबे या पीतल या फिर कांस्य पर एक हरे रंग की आपको परत दिखाई देती है, वो भी संक्षारण का ही एक उदाहरण है। तो इस क्रिया में हमने क्या देखा? इस क्रिया में धातु का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको ये पता चल गया कि संक्षारण जो है धातु के ऑक्सीकरण के वजह से होती है। अब दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तो बहुत से खाद्य पदार्थ जो तेल या फैट वसा में तलकर पकाए जाते हैं, यानी कि तेल में या फैट्स में पकाए जाते हैं तल के, तो वे तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण अप्रिय यानी बुरी गंध एवं बुरे स्वाद वाले एसिड बनाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ बासी होता है, सड़ने लगता है और थोड़ी उसमें खटास आ जाती है। इसी को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। अर्थात जब बहुत से खाद्य पदार्थ जो तेल और वसा में पकाए जाते हैं, तो कुछ समय तक अगर उन्हें रख दिया जाए तो वो तेल और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण बुरी स्मेल वाले, बुरे स्वाद वाले एसिड बनते हैं। और इसी वजह से भोजन में खटास आ जाती है, थोड़ी सी बदबू आने लगती है, सड़ने की बदबू आने लगती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये दो टॉपिक जो है ये ऑक्सीडेशन के उदाहरण है, ऑक्सीकरण क्रिया के उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनीकरण। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे पर आपको पता है जब हम वायु में रखते हैं, नमी हो अगर उसमें, तो उसमें जंग लग जाता है, यानी कि वो संक्षारित हो जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की सतह पर एक जिंक की जस्ते की एक परत बना दी जाती है, जिससे कि उसमें जंग नहीं लगता है। तो लोहे के ऊपर
जस्ते या जिंक की परत बनाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस वजह जब जिंक की परत उस पर चढ़ा दी जाती है तो उसका संपर्क हवा से कट जाता है, लोहे का संपर्क हवा से टूट जाता है और उस पर जंग नहीं लग पाता। अब देखिए नेक्स्ट है अभी तक तो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, सिंपली बताए थे कि कितने प्रकार होते हैं। अब मैं बताऊंगी कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा उसमें अवशोषित होती है, क्या हो रहा है, इसके आधार पर अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि ऊष्मा के अवशोषण और ऊष्मा के उत्सर्जन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए ऊष्माक्षेपी सबसे पहला है अभिक्रिया का प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का, हीट का, एनर्जी उत्पन्न होती है, तो उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं देखिए यहाँ पे मैंने बहुत से एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जब अनबुझे चूने को CaO को पानी के साथ क्रिया कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जब हम चूने में पानी मिलाते तो अगर आप देखें उसे फील करके तो गर्म होता है, अर्थात वहाँ पे हीट निकलती है। चूँकि इस क्रिया में हीट निकल रही, ऊष्मा निकल रही है, तो यहाँ पर ये क्रिया क्या हुई, ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक क्रिया हुई। इसको देखिए हमने लिख के भी बता रखा है रिएक्शन को, CaO सॉलिड है ये इसलिए S लिखा है प्लस H2O। जब इसमें पानी मिलाया गया अनबुझे चूने में तो प्राप्त हुआ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना और साथ में निकली हीट यानी कि ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया का एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है उदाहरण दूसरा है कोयले को जब हवा में जलाया जाता है तो वहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए कैसे लिखा है, C कार्बन हो गया, कोयला हो गया प्लस O2। जब इसे जलाया जाता है कार्बन को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तीसरा उदाहरण है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस को जब जलाया जाता है, जब नेचुरल गैस जलती है तो वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। रिएक्शन देखिए CH4 मीथेन गैस है, नेचुरल गैस मीथेन। जब मीथेन को जलाया जाता है तो देखिए प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। तो ये उदाहरण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। चौथा उदाहरण है श्वसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है, क्योंकि आपको पता ही है कि श्वसन की क्रिया में के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है श्वसन के माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और फिर यही ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है। तो
क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो श्वसन की क्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे बताइए, समझाइए। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जब श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो हमारा भोजन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और उसके फलस्वरूप बहुत सी एनर्जी उत्पन्न होती है। इसे देखिए रिएक्शन कैसे लिखी है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करती है, जो एटमॉस्फेयर से ली गई ऑक्सीजन है वो क्रिया करती है, तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है और फिर बनता है वाटर और साथ में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उन क्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि तापीय विघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का अवशोषण मीन्स तापीय विघटन में क्या है, हीट दी जाती है, तभी जाके पदार्थ का विघटन होता है, हीट दी जा रही है तो वहाँ पे ऊर्जा दी जा रही है, वहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो जो डिकम्पोजिशन है या तापीय विघटन है वह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देख लीजिए इनको। उदाहरण पहला वाला क्या है, जब चूने के पत्थर को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को भट्टी में जलाया जाता है, तो चूने के पत्थर को जब भट्टी में जलाया जाता है यानी उसको हीट दी जाती है तो चूने का पत्थर गर्म होता है और वह चूने वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। रिएक्शन देखिए कैसे लिखे, CaCO3 को जब गर्म किया भट्टी में, उसको एनर्जी दी, उसे हीट दी तो वो CaO बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये क्रिया यहाँ पे डिकम्पोजिशन की क्रिया है, विस्थापन डिकम्पोजिशन की क्रिया है, विघटन की क्रिया है। तो ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखिए उदाहरण 2, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। एक एग्जाम्पल ये है, FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो Fe2O3 बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है SO2 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर भी FeSO4 को गर्म करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसको टूटने के लिए FeSO4 का विघटन तब हुआ जब उसको हीट दी गई, तो यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो ये अभिक्रिया भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हमने दे रखा है लेड नाइट्रेट का। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वो लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट के विघटन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, हीट की आवश्यकता पड़ी, यानी हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहाँ पर यह क्रिया भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अब आप क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अच्छी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब आज ये जो मैं चैप्टर है अभी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको समाप्त करती हूँ। अब अगले चैप्टर की वीडियो को
प्राप्त करने के लिए आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।